नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो भाई एकदम सपने जैसा लगता है, लेकिन असलियत में एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन सकता है। मेरा मतलब है अचानक मिली ढेर सारी दौलत। अब ये चाहे विरासत में मिली हो, कोई बिजनेस बेचने से पैसा आया हो, कोई बड़ा लीगल सेटलमेंट हो, या फिर समझ लीजिए लॉटरी लग गई हो। इतना सारा पैसा एक साथ आना जिंदगी पलट देता है ना। और हमारे पास इस पर काफी कुछ है। एक्सपर्ट गाइड्स हैं, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च है जो ये बताते हैं कि इस नए सफर के पहले सबसे जरूरी साल में क्या करना चाहिए। हाँ, लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी नेमत है, ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन जिसे मिलता है उसके लिए ये कभी-कभी एक भावनात्मक तूफान जैसा हो सकता है। मतलब जज्बातों का उतार चढ़ाव, समाज का दबाव, पैसे की उलझनें, ये सब मिलकर एक अजीब सी दिमागी हालत पैदा कर देते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे सडन वेल्थ सिंड्रोम यानी SWS भी कहते हैं। ये सिर्फ पैसों की बात तो नहीं है, सही कहा। देखो नहीं, WSS असल में एक आप कह सकती हैं मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्थिति है। जैसा कि हमारे स्रोत बार बार जोर देते हैं, ये सिर्फ खुशी ही नहीं लाता, इसके साथ चिंता, डर, कभी कभी अकेलापन और हाँ, गलत वित्तीय फैसले लेने का खतरा भी बढ़ जाता है। हमारा मकसद तो यही है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर समझें कि ये जो अचानक मिली दौलत है, इसे बोझ बनने से कैसे रोका जाए और इसे एक स्थायी मतलब लंबे समय तक चलने वाली समृद्धि और सुकून में कैसे बदला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि सफर के पहले साल की रूपरेखा क्या है, वो पहले कदम कौन से हैं जो इस नई हकीकत की नींव रखते हैं। हमारे स्रोत इसे मोटे तौर पर 4 फेज में देखते हैं। पहला फेज है मतलब तूफान से बचना और नींव डालना। ये शुरू के 3 महीनों पर फोकस करता है और पहले महीने का जो मंत्र है वो बड़ा दिलचस्प है, द ग्रेट पॉज, यानी सोच समझकर कुछ न करना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पैसा आया और आप कह रहे हैं कुछ मत करो। हाँ, और यही तो सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि शुरू में भावनाएं इतनी तेज होती हैं, चाहे वो खुशी की हो या अगर पैसा किसी दुखद घटना से जुड़ा है तो दुख की, कि तर्क से सोचना मतलब लॉजिकली सोचना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम से कम कुछ महीने, हो सके तो साल भर, कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए। ये कोई आलस नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है, खुद को बचाना है। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। कुछ फौरी कदम उठाने तो जरूरी हैं। अच्छा, जैसे कि? सबसे पहला, पैसे को महफूज करना। उसे किसी सेफ जगह पर रखें जहां से जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाल सकें, मतलब लिक्विड हो और बीमित हो, जैसे हाई यील्ड सेविंग अकाउंट या मनी मार्केट फंड। यहाँ वो FDIC बीमा लिमिट का ध्यान रखना होता है, $2.5 प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक। अगर रकम ज्यादा है तो उसे कई बैंकों में बांट देना बेहतर है। पर याद रहे, ये सिर्फ टेम्पररी सेफ्टी है, ये कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, और दूसरा अहम कदम? गोपनीयता, प्राइवेसी। जितने कम लोगों को पता चले उतना अच्छा, खासकर अगर ये लॉटरी जैसी कोई चीज है। जैसी ही खबर फैलती है, बिन मांगी सलाहें, रिश्तेदारों की मांगे, यहाँ तक कि धोखाधड़ी वाले ऑफर्स की बाढ़ आ सकती है। अगर गुमनाम रह सकते हैं तो वो बहुत मददगार साबित होता है। तीसरा कदम शायद वो है जो लोगों को सबसे कम पसंद आता होगा, टैक्स। हाँ, लेकिन ये हकीकत है, जो पैसा मिला है वो पूरा का पूरा आपकी जेब में नहीं जाने वाला। स्रोत क्या है पैसे का, लॉटरी है, बिजनेस बेचा है, उस पर निर्भर करता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा, कभी कभी तो लगभग आधा, टैक्स में जा सकता है। तो अच्छा है कि उसे दिमागी तौर पर पहले ही अलग मान लें। एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट मतलब CPA आपको बता पाएगा कि ठीक ठीक कितना देना है। इसे इग्नोर करना बाद में बहुत भारी पड़ सकता है। सही कहा। और आखिर में पहले महीने में उस तेज इच्छा को रोकना कि भाई तुरंत कुछ बड़ा खरीद लें या कर लें। बिल्कुल, एकदम से महंगी कार ले लेना या कोई आलीशान नया घर या फट से नौकरी छोड़ देना, इन सब के ना दूर तक असर करने वाले फाइनेंशियल नतीजे होते हैं। मेंटेनेंस का खर्च, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम का नुकसान। स्रोत ऐसी कहानियों से भरे पड़े हैं जहां लोग शुरू में जोश में आकर बड़े खर्च कर बैठते हैं और फिर कुछ ही सालों में पहले से भी बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। तो इन बड़े फैसलों के लिए थोड़ा रुकना चाहिए जब तक एक पूरा प्लान ना बन जाए। तो पहले महीने का सार हुआ शांति बनाए रखना, बेसिक सुरक्षा पक्की करना और बड़े फैसलों से परहेज करना। अब आते हैं दूसरे महीने पर, जिसे हमारे स्रोत कहते हैं अपनी A टीम बनाना, सलाहकारों को चुनना। और ये लगता है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये शायद पहले साल का सबसे जरूरी काम है। देखिए, इतने बड़े पैसे को अकेले मैनेज करना लगभग नामुमकिन है और बहुत रिस्की भी। तो एक काबिल, निष्पक्ष, मतलब जिनका कोई अपना स्वार्थ ना हो, ऐसे प्रोफेशनल्स की टीम बनाना जरूरी है। इसमें कम से कम 3 मेन लोग होने चाहिए। पहला, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर यानी CFPR। ये समझिए आपकी टीम का कैप्टन है। वो आपकी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर देखेगा, आपके लक्ष्य तय करने में मदद करेगा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाएगा और बाकी प्रोफेशनल से कोऑर्डिनेट करेगा। दूसरा, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यानी CPA। ये टैक्स एक्सपर्ट हैं। इनका फौरी काम तो है विंडफॉल पर टैक्स देनदारी कैलकुलेट करना और लंबे समय में टैक्स प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाना। और तीसरा, एस्टेट प्लानिंग अटॉर्नी। ये कानूनी विशेषज्ञ हैं जो आपकी विरासत मतलब एस्टेट और संपत्ति की सुरक्षा की योजना बनाते हैं, जैसे वसीयत यानी विल और ट्रस्ट वगैरह तैयार करना। अच्छा, सलाहकार चुनते समय एक शब्द बार बार सुनने में आता है,
फिड्यूशरी इसका क्या मतलब है और ये इतना जरूरी क्यों बताया जाता है? वो सलाहकार कानूनी और नैतिक तौर पर हमेशा आपके फायदे के लिए आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने को बाध्य है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक डॉक्टर कानूनी तौर पर आपकी सेहत के लिए जो सबसे अच्छा है वो करने को बाध्य है, न कि किसी दवा कंपनी के फायदे के लिए। तो ये किसी आम ब्रोकर से कैसे अलग हुआ? देखिए, कई दूसरे प्रोफेशनल्स जैसे कुछ ब्रोकर एक निचले स्टैंडर्ड पर काम करते हैं जिसे उपयुक्तता या सूटेबिलिटी कहते हैं। वो आपको ऐसा प्रोडक्ट सुझा सकते हैं जो आपके लिए उपयुक्त हो, पर शायद उससे बेहतर या सस्ता विकल्प भी मौजूद हो, खासकर अगर उस सुझाए गए प्रोडक्ट से उन्हें कमीशन ज्यादा मिल रहा हो। इसीलिए सीधे सीधे पूछना जरूरी है, क्या आप हर समय फिड्यूशरी हैं और क्या आप ये बात लिख कर देंगे? और फीस का क्या मामला है? फी ओनली बनाम फी बेस्ड, इसमें क्या फर्क है? फी ओनली सलाहकार की फीस सिर्फ उनकी सलाह के लिए होती है, वो प्रोडक्ट बेचने पर कमीशन नहीं कमाते। फी बेस सलाहकार सलाह भी दे सकते हैं, पर हो सकता है उन्हें किसी खास प्रोडक्ट को बेचने पर कमीशन भी मिले। इससे हितों का टकराव मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो बेहतर यही है कि फी ओनली सलाहकार चुने। और हाँ, उनकी बैकग्राउंड जरूर चेक करें। फिनरा का ब्रोकर चेक है, SEC का IPD है। ऐसी वेबसाइट्स पर उनके क्रेडेंशियल्स और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ हो तो उसका पता चल जाता है। एक अच्छी टीम भरोसे और विशेषज्ञता पर ही बनती है। टीम बन गई। अब तीसरा मायना आता है फाइनेंशियल असेसमेंट, या कह लें फाइनेंशियल ट्रायज, मतलब अपनी असलियत जानना। हाँ, अब आपकी टीम खासकर CPA आपकी मदद करेगी ये जानने में कि टैक्स और सारे कर्ज चुकाने के बाद आपके पास असल में कितनी दौलत बचती है। इसे कहते हैं आपकी असली नेटवर्थ कैलकुलेट करना। मतलब जो पैसा मिला प्लस पहले की बचत, अनुमानित टैक्स प्लस सारे मौजूदा कर्ज इक्वल्स असली नेटवर्थ। इसके बाद आपकी पूरी फाइनेंशियल तस्वीर बनाई जाती है। आपकी सारी संपत्तियां यानी एसेट्स, बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, सब कुछ। आपकी सारी देनदारियां यानी लायबिलिटीज, हर कर्ज की बकाया रकम, ब्याज दर, कम से कम कितना भरना है वो सब। और आपकी आमदनी और नकदी का बहाव मतलब इनकम एंड कैश फ्लो। और इस सारी जानकारी के आधार पर फिर सुरक्षा की नींव रखी जाती है। स्रोत यहाँ 3 मुख्य बातों पर जोर देते हैं। पहला, एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाना। ये बहुत बहुत जरूरी है। जिनके पास अच्छी खासी दौलत है उनके लिए ये कम से कम 6 से 12 महीने के जरूरी खर्चों को कवर करने लायक होना चाहिए। और इसे किसी सुरक्षित, आसानी से उपलब्ध मतलब लिक्विड अकाउंट में रखना चाहिए। ये आपको भविष्य में किसी भी अचानक आने वाले झटके से बचाता है और जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट बेचने से रोकता है। ठीक है, दूसरा है कर्ज का मैनेजमेंट। हाँ, स्ट्रैटेजिक तरीके से कर्ज चुकाना। टैक्स और इमरजेंसी फंड का इंतजाम करने के बाद सबसे पहले उन कर्जों पर ध्यान देना चाहिए जिनका ब्याज बहुत ज्यादा है और जिन पर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती, जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज। जैसा कि एक स्रोत कहता भी है, 18% ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना एक तरह से 18% गारंटीड बिना जोखिम वाला रिटर्न कमाने जैसा है। वाह, ये सोचने का अच्छा तरीका है। और कम ब्याज वाले कर्ज का क्या, जैसे होम लोन? हाँ, उसका मामला थोड़ा पेचीदा है। सवाल यह है कि क्या उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके कर्ज की ब्याज दर से ज्यादा कमाया जा सकता है। इस पर अपने फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लेनी चाहिए। कोई एक जवाब सबके लिए सही नहीं होता इसमें। समझ गया। और तीसरा, सुरक्षा कवच। वो है इंश्योरेंस की पूरी समीक्षा। देखिए, ज्यादा संपत्ति होने का एक नेगेटिव पहलू ये भी है कि आप मुकदमों के लिए ज्यादा आकर्षक टारगेट बन जाते हैं। इसलिए जो मौजूदा घर और ऑटो इंश्योरेंस हैं, उन पर लायबिलिटी कवरेज को मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ा देना चाहिए। और सबसे जरूरी, एक ठीक ठाक साइज की अम्ब्रेला लायबिलिटी पॉलिसी खरीदना। ये अक्सर ज्यादा महंगी नहीं होती, लेकिन ये आपकी मौजूदा पॉलिसियों के ऊपर लाखों डॉलर का एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच देती है। ये आपकी मेन संपत्ति को बड़े दामों से बचाती है। अच्छा, तो पहले 3 महीनों में हमने तूफान को झेला, एक एक्सपर्ट टीम बनाई और अपनी फाइनेंशियल हालत का जायजा लेकर बुनियादी सुरक्षा का इंतजाम किया। अब हम दूसरे फेज में आते हैं, महीने 4 से 6। स्रोत इसे कहते हैं सपनों को आकार देना और किला बनाना। चौथा महीना है अपनी क्यों को समझना, यानी जिंदगी और पैसे से जुड़े लक्ष्य तय करना। हाँ, क्योंकि बिना किसी साफ प्लान के पैसा बहुत जल्दी उड़ सकता है। कई लॉटरी विजेताओं की कहानियां इसका सबूत है। प्लान जो है वो भविष्य का रोड मैप है, लेकिन प्लान बनाने से पहले थोड़ा आत्ममंथन यानी खुद से सवाल जवाब करना जरूरी है। अपनी मनी स्टोरी को समझना, यानी पैसे के बारे में आपके बचपन के विश्वास क्या थे, अनुभव क्या रहे, क्या वो आपकी इस नई हकीकत से मेल खाते हैं। और ये जानना भी कि आपको असल में खुशी किस चीज से मिलती है। क्या वो सुरक्षा है, आजादी, दूसरों की मदद करना, क्या है वो चीज? और फिर इन भावनाओं और मूल्यों को ठोस लक्ष्यों में बदलना होता है। बिल्कुल। अपने CFP के साथ मिलकर इन धुंधली इच्छाओं को ठोस एक्शन लेने लायक लक्ष्यों में बदलना चाहिए। एक तरीका है विश लिस्ट बनाना, फिर उसे ये तो करना ही है, मस्ट डूज, और ये हो जाए तो अच्छा है, नाइस टू हैव्स में बांटना। पहले जो जरूरी काम है उनके लिए पूरा फंड अलग रखना। लक्ष्यों को टाइमलाइन के हिसाब से भी बांटना। छोटे समय के लिए 1-3 years, मीडियम टर्म 3 to 10 years और लंबे समय के लिए 10+ years। और सबसे जरूरी, उन्हें स्मार्ट बनाना, यानी स्पेसिफिक, एकदम साफ,
मेजरेबल जिसे नाप सकें, अचीवेबल जो मुमकिन हो, रेलेवेंट ये कहना कि मैं जल्दी रिटायर होना चाहता हूँ, ये तो एक इच्छा हो गई। लेकिन ये कहना कि मैं 55 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता हूँ, आज के हिसाब से सालाना X रुपए लाख की आमदनी के साथ, जो 95 साल की उम्र तक चले, ये एक स्मार्ट लक्ष्य है जिस पर काम किया जा सकता है। एकदम सही कहा। जब लक्ष्य साफ होते हैं तो प्लान बनाना और ये देखना कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं आसान हो जाता है। लक्ष्य तय हो गए, अब आता है 5वां महीना, बजट बनाना, जिसे शोध करें उद्देश्यपूर्ण खर्च की कला। बजट शब्द सुनते ही कई लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं। हाँ, क्योंकि इसे अक्सर बंधन माना जाता है, लेकिन स्रोत इसे इरादे मतलब इंटेंशन के तौर पर देखने का सुझाव देते हैं। ये तय करना कि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए ताकि वो आपके लक्ष्यों और आपकी वैल्यूज को सपोर्ट करे। जिनके पास अच्छी खासी दौलत है उनके लिए एक बदला हुआ 50-30-20 नियम सुझाया गया है। 50% पैसा जाएगा वेल्थ बिल्डिंग और स्ट्रेटेजिक गिविंग में, ये सबसे बड़ा हिस्सा है। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट अकाउंट, ट्रस्ट फंडिंग, चैरिटी, ये आपकी लंबे समय की सुरक्षा और विरासत का इंजन है। 30% लाइफस्टाइल और अपनी मर्जी के खर्चों के लिए, घूमना फिरना, शौक, लग्जरी चीजें, ये प्लान किया हुआ एंजॉयमेंट है ताकि आप पैसे का मजा भी ले सकें लेकिन अपने प्लान को खतरे में डाले बिना। और 20% बुनियादी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, जरूरतें जैसे घर का खर्च, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट और साथ ही वेल्थ मैनेजमेंट के खर्चे जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉपर्टी टैक्स, सलाहकारों की फीस। ठीक है, इसे असलियत में कैसे उतारें, मतलब प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? कुछ प्रैक्टिकल कदम है। पहला, ट्रैक करें कि पैसा जा कहां रहा है। आजकल सॉफ्टवेयर है या सलाहकार मदद कर सकते हैं। दूसरा, जो वेल्थ बिल्डिंग वाला 50% हिस्सा है उसे ऑटोमेट कर दें, यानी हर महीने आमदनी आते ही ये पैसा अपने आप तय किए गए इन्वेस्टमेंट या सेविंग अकाउंट में चला जाए। पहले खुद को भुगतान करे वाला सिद्धांत। और तीसरा, जो मर्जी वाले खर्चे हैं 30% हिस्सा, उनके लिए गार्ड रेल्स बनाएं, जैसे एक अलग अकाउंट या डेबिट कार्ड रखें, उसमें हर महीने बजट की रकम डालें और जब वो खाली हो जाए तो उस महीने का वो वाला खर्च वहीं रोक दें। ये अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। समझ गया। और छठे महीने में हम बनाते हैं अपना किला, यानी शुरुआती संपत्ति सुरक्षा और एस्टेट प्लानिंग। बिल्कुल, अब वक्त है अपनी संपत्ति और भविष्य की योजनाओं को कानूनी तौर पर सुरक्षित करने का। और ये सिर्फ मरने के बाद के लिए नहीं है, ये आज के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है। सोचिए, अगर आप किसी वजह से खुदा न खास्ता अपने फैसले लेने में अक्षम हो जाते हैं तो क्या होगा। एस्टेट प्लानिंग ये पक्का करती है कि आपकी संपत्ति का मैनेजमेंट आपके चुने हुए भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, न कि अदालत द्वारा नियुक्त किसी अजनबी द्वारा। तो कौन से बुनियादी कानूनी दस्तावेज हैं जो इस स्टेज पर जरूरी बताए गए हैं? हाँ, स्रोत कुछ बहुत जरूरी पहले दिन वाले दस्तावेजों का जिक्र करते हैं। एक तो अंतिम वसीयत, विल, ये बताती है कि आपकी मृत्यु के बाद संपत्ति कैसे बटेगी और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके गार्जियन कौन होंगे। दूसरा, फाइनेंस के लिए ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर आप निर्णय लेने में अक्षम हो जाते हैं तो आपके फाइनेंशियल मामलों को संभालने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति को नियुक्त करता है। तीसरा, हेल्थ केयर के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी या लिविंग विल, ये आपके मेडिकल फैसलों के लिए निर्देश देता है अगर आप खुद बताने की हालत में न हो। चौथा, रिवोकेबल लिविंग ट्रस्ट, ये संपत्ति को प्रोबेट, जो एक लंबी और सार्वजनिक अदालती प्रक्रिया है, से बचाता है, प्राइवेसी बनाए रखता है और मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में संपत्ति के मैनेजमेंट को आसान बनाता है। अगर आप अक्षम हो जाते हैं तो आपके द्वारा चुना गया उत्तराधिकारी ट्रस्टी, सक्सेसर ट्रस्टी, तुरंत मैनेजमेंट संभाल सकता है बिना कोर्ट के चक्कर लगाए। और पांचवा, एक पोर ओवर विल, ये एक सेफ्टी नेट की तरह है जो पक्का करता है कि कोई भी संपत्ति जो सीधे ट्रस्ट में शामिल नहीं थी वो आपकी मृत्यु के बाद ट्रस्ट में चली जाए। और ये मृत्यु के बाद चली जाता है, ठीक है। हाँ, ये दस्तावेज तैयार रखना यकीनन मन को बहुत शांति देता होगा। तो पहले 6 महीनों में हमने नींव रखी, प्लान बनाया और बुनियादी कानूनी सुरक्षा तैयार की। अब हम तीसरे फेज में आते हैं, महीने 7 से 9, पैसे को काम पर लगाना और इंसानी रिश्तों को संभालना। 7वां महीना है इरादे से निवेश करना। हाँ, अब वक्त है उस सुरक्षित रखे कैश को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में बदलने का। यहाँ ना मानसिकता बदल जाती है। जैसा एक स्रोत कहता है, लक्ष्य अब अमीर बनने से बदलकर अमीर बने रहने का हो जाता है। इसका मतलब है कम रिस्क लेना। जरूरी नहीं कि कम रिस्क हो, लेकिन रिस्क ऐसा हो जो आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता और आपके लक्ष्यों के मुताबिक हो। पहला कदम है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, IPS बनाना। ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का संविधान जैसा है। इसमें आपके लक्ष्य, टाइमलाइन, रिस्क लेने की क्षमता और संपत्ति का आवंटन, एसेट एलोकेशन साफ साफ लिखा होता है। ये भावनाओं को, जैसा बाजार गिरने पर डर या तेजी में लालच, आपके इन्वेस्टमेंट फैसलों पर हावी होने से रोकने में मदद करता है। अच्छा, निवेश के कुछ मुख्य सिद्धांत क्या हैं जिन पे स्रोत जोर देते हैं? हाँ, कुछ खास बातें हैं। एक तो डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपना सारा पैसा एक ही टोकरी में न रखें। रिस्क कम करने के लिए इसे अलग अलग एसेट क्लास जैसे डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट में फैलाएं। दूसरा, रिस्क टॉलरेंस अलाइनमेंट,
ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो आपकी रिस्क लेने की क्षमता और आपके सुकून के लेवल से मेल खाता हो। बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो आपको रात को जगा सकता है और घबराहट में बिकवा सकता है, और बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो शायद आपके लक्ष्यों तक पहुंचने ही ना दे। तीसरा, फेजिंग इन। अगर आपके पास एक बड़ी रकम है तो उसे एक साथ इन्वेस्ट करने के बजाय धीरे धीरे समय के साथ, जैसे 6-12 महीनों में इन्वेस्ट करना टाइमिंग रिस्क को कम कर सकता है। मतलब इस जोखिम से बचना कि आपने सारा पैसा ठीक बाजार के टॉप पर लगा दिया। और चौथा, हॉट टिप्स और जटिलता से बचें। जो चीजें सुनने में बहुत आकर्षक लगती हैं, जटिल हैं, समझ नहीं आ रही या बहुत ज्यादा रिस्की हैं, उनसे सावधान रहें। रॉबर्ट पाग्लियारिनी का एक फ्रेमवर्क है, हरे निवेश, जाने पहचाने म्यूचुअल फंड ETF पर ध्यान दें, पीले प्राइवेट इक्विटी हेज फंड से सावधान रहें, और लाल अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज कलेक्टिबल्स से बचें। अक्सर सिद्ध कम लागत वाले डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। पर निवेश को लेकर अलग अलग राय भी तो होती हैं, जैसे वो केविन ओलेरी और मार्क क्यूबन वाली बात। हाँ, बिल्कुल होती हैं, और स्रोत इसे मानते भी हैं। ओलेरी कम वॉलेटिलिटी वाले डिविडेंड देने वाले शेयरों की बात करते हैं, जबकि क्यूबन कहते हैं कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो पैसा बैंक में रखना या सिंपल इंडेक्स फंड में लगाना बेहतर है। जरूरी यह है कि आप अपनी टीम के साथ बैठकर अपनी पर्सनल सिचुएशन, अपने लक्ष्य और अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से जो सबसे सही स्ट्रैटेजी है वो चुने। कोई एक फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं करता। निवेश के बाद 8वां महीना एक बहुत ही, कह सकते हैं, नाजुक विषय पर आता है, मानवीय पहलू। परिवार, दोस्त और पैसे के लिए रिक्वेस्ट, ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। अक्सर होता है, जैसे ही पैसे की खबर फैलती है, रिक्वेस्ट आना लगभग तय है, और इसे निपटना भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल हो सकता है। चाबी ये है, पहली रिक्वेस्ट आने से पहले एक पॉलिसी बना ले। पहला सिद्धांत, आपको बिना गिल्ट महसूस किए नहीं कहने का पूरा हक है। एक सीधी, मजबूत लेकिन विनम्र ना काफी है। आपको लंबी चौड़ी सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अपनी सलाहकार टीम को बफर की तरह इस्तेमाल करें। ये बहुत कारगर हो सकता है। जो भी रिक्वेस्ट आए उसे अपनी टीम को फॉरवर्ड कर दें। आप कह सकते हैं, देखिए, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के तहत मैंने अपने सलाहकारों से वादा किया है कि हर बड़े फाइनेंशियल फैसले पर उनकी सलाह लूंगी। मैं आपकी रिक्वेस्ट उन्हें भेज दूंगी। इससे क्या होता है कि आप पर्सनल टकराव से बच जाते हैं, क्योंकि फिर सलाहकार आपकी ओवरऑल योजना और सीमाओं के आधार पर ना कह सकता है। रिश्ते बच जाते हैं। तीसरा, गिफ्ट बनाम कर्ज। अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसा देते हैं तो उसे गिफ्ट माने, मतलब ये उम्मीद ना रखें कि ये वापस आएगा। उतना ही पैसा दें जिसे खोने का जोखिम आप उठा सकते हैं। और अगर कर्ज देना ही पड़े तो उसे पूरी तरह फॉर्मल बनाएं, लिखित प्रॉमिसरी नोट के साथ। इससे बाद में रिश्ते खराब होने की गुंजाइश कम रहती है। स्रोत ये भी बताते हैं कि रिश्ते बदल सकते हैं। कुछ लोग जलन या नाराजगी के कारण दूर हो सकते हैं। हाँ, ये दुख की बात है, लेकिन सच है। अपनी इस नई स्थिति में जो सच्चे रिश्ते हैं उन्हें पहचानना और उन्हें संजोना जरूरी है। कभी कभी किसी मेंटर या थेरेपिस्ट से बात करना भी इन इमोशनल चुनौतियों से निपटने में काफी मदद कर सकता है। ठीक है, 9वें महीने में हम एडवांस्ड एस्टेट और टैक्स स्ट्रेटजी पर आते हैं। ये शायद उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है। हाँ, जब बेसिक प्लानिंग हो जाए और खासकर अगर संपत्ति काफी ज्यादा है, तब एडवांस स्ट्रैटेजी पर विचार किया जा सकता है। यहाँ इरिवोकेबल ट्रस्ट का जिक्र आता है। ये संपत्ति की सुरक्षा और टैक्स कम करने के लिए बहुत पावरफुल टूल्स हैं। इरिवोकेबल मतलब एक बार बनने के बाद इन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता, और इसी वजह से ये टैक्स लगने वाली संपत्ति से धन को हटाने में कारगर होते हैं। क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं? स्रोत कई तरह के ट्रस्ट बताते हैं, SLIT, डायनेस्टी ट्रस्ट, आईलेट, GRAT। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, ये जटिल हो सकता है और इसके लिए एक्सपर्ट सलाह बहुत जरूरी है, लेकिन इनका मूल मकसद समझना जरूरी है। संपत्ति को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना, लेनदारों से बचाना और एस्टेट टैक्स कम करना। जैसे एक इररिवोकेबल लाइफ इंश्योरेंस ट्रस्ट, आईलेट। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को इस ट्रस्ट में डाल देते हैं। जब डेथ बेनिफिट मिलता है तो वो पैसा आपकी टैक्सेबल एस्टेट का हिस्सा नहीं बनता और वारिसों को टैक्स फ्री मिलता है, जिसे वो एस्टेट टैक्स या दूसरे खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे ट्रस्ट जैसे डायनेस्टी ट्रस्ट कई पीढ़ियों तक धन को बचाने में मदद करते हैं। आपकी सिचुएशन के लिए कौन सा सही है, ये तो आपका एस्टेट प्लानिंग अटॉर्नी ही बता सकता है। और टैक्स के बारे में क्या ध्यान रखना है? एक मुख्य चीज है कैपिटल गेन्स टैक्स। जब आप कोई एसेट जैसे स्टॉक या रियल एस्टेट बेचते हैं और उससे फायदा होता है तो उस फायदे पर टैक्स लगता है। अगर आपने एसेट 1 साल से कम समय तक रखा है, शॉर्ट टर्म, तो फायदा आपकी नॉर्मल इनकम रेट पर टैक्स होता है। अगर 1 साल से ज्यादा रखा है, लॉन्ग टर्म, तो आमतौर पर कम रेट पर टैक्स लगता है। आपका CPA टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, घाटे वाले इन्वेस्टमेंट बेचकर फायदे को ऑफसेट करना और एसेट कब बेचना है, इन जैसी स्ट्रैटेजी से टैक्स कम करने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये था तीसरा चरण। अब हम आखिरी चरण में पहुंचते हैं, महीने 10 से 12। परोपकार, विरासत और समीक्षा।
10वां महीना है परोपकारी मार्ग, यानी चैरिटी या दान देने की योजना बनाना। हाँ, कई लोगों के लिए अचानक मिली इस दौलत के साथ एक मकसद की भावना जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। चैरिटी इसमें मदद कर सकती है। ये उस गिल्ट या चिंता का एक हेल्दी काउंटर बैलेंस भी हो सकता है जो कभी-कभी SWS के साथ आता है। और दान देने के भी स्मार्ट तरीके हैं। अच्छा, जैसे कि? 2 मुख्य तरीके स्रोत सुझाते हैं। एक है डोनर एडवाइज्ड फंड, DAF। इसे आप अपना पर्सनल चैरिटी सेविंग अकाउंट समझ सकते हैं। आप इसमें कैश या स्टॉक दान करते हैं, आपको तुरंत टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। फंड टैक्स फ्री बढ़ता रहता है और आप समय के साथ अपनी पसंद की चैरिटी को ग्रांट देने की सिफारिश कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड रखने को आसान बनाता है और अगर आप चाहें तो गुमनाम रहकर भी दान कर सकते हैं। दूसरा है चैरिटेबल ट्रस्ट। ये बड़े डोनेशन के लिए ज्यादा उपयुक्त है और थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जैसे चैरिटेबल रिमाइंडर ट्रस्ट CRT, जिससे आपको जिंदगी भर इनकम मिलती रहती है और आपकी मृत्यु के बाद बची हुई रकम चैरिटी को जाती है। 11वां महीना फैमिली मिशन और मल्टी जनरेशनल वेल्थ प्लानिंग पर है। एक आम डर यह होता है कि विरासत में मिली दौलत बच्चों को बिगाड़ सकती है या उनकी आगे बढ़ने की इच्छा खत्म कर सकती है। ये होना चाहिए। श्रोता यहाँ 2 मुख्य बातों पर जोर देते हैं। पहला, फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर फैमिली। बच्चों के साथ पैसे के बारे में उनकी उम्र के हिसाब से बातचीत जल्दी शुरू करें। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उन्हें फैमिली की फाइनेंशियल चर्चाओं में शामिल करें। दूसरा, फैमिली मिशन स्टेटमेंट बनाना। ये एक दस्तावेज है जो परिवार का साझा विजन, वैल्यूज और पैसे के मकसद को साफ करता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बनाता, बल्कि ये एक मिलजुल कर करने वाली प्रक्रिया है जहाँ पूरा परिवार बैठकर अपने कोर वैल्यूज पर सहमत होता है। ये फाइनेंशियल कैपिटल के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल बनाने में मदद करता है, जो दौलत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में 12वां महीना एनुअल समिट या वार्षिक शिखर सम्मेलन। बिल्कुल, पहले साल का अंत अपनी पूरी सलाहकार टीम CFPR, CPA, अटॉर्नी के साथ एक फॉर्मल रिव्यू मीटिंग के साथ होना चाहिए। एजेंडा में होना चाहिए लक्ष्यों की तरफ कितनी प्रोग्रेस हुई, इन्वेस्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बजट और असल खर्च का मिलान, टैक्स प्लानिंग में कोई अपडेट, एस्टेट प्लान के डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू और अगले साल के लिए क्या एक्शन लेने हैं। तो ये सिर्फ एक साल की कहानी नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया की शुरुआत है। एकदम सही। ये पहले साल का रोड मैप सिर्फ एक मजबूत नींव डालने के बारे में है। जिम्मेदार वेल्थ मैनेजमेंट तो जिंदगी भर चलने वाला सफर है। हमने लॉटरी विजेताओं का जिक्र किया था शुरू में। उनके लिए कोई खास सलाह जो स्रोतों में आती हो, जैसे वो एक मुश्त रकम लें या किश्तों में? हाँ, ये एक आम सवाल है। किश्तें टैक्स के बोझ को फैला सकती हैं और पैसे को धीरे धीरे मैनेज करने में मदद करती हैं, जिससे शायद कंट्रोल बना रहे। लेकिन ज्यादातर लोग तुरंत पूरा कंट्रोल चाहते हैं और एक मुश्त चुनते हैं जिस पर तुरंत बहुत भारी टैक्स लगता है। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं और इस पर टीम से सलाह लेना बहुत जरूरी है। एक और सलाह, जीतते ही तुरंत नौकरी मत छोड़िए। पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सेटल होने दीजिए, फिर इस बड़े फैसले पर विचार कीजिए। और क्या ये बात सच है कि ज्यादातर लॉटरी विनर कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं? बदकिस्मती से हाँ। स्रोत बताते हैं कि ऐसा अक्सर होता है। आंकड़े थोड़े चिंताजनक हैं। यही कारण है कि प्लानिंग करना, बिना सोचे समझे खरीदारी से बचना, भरोसेमंद सलाहकार चुनना और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस करना इतना ज्यादा जरूरी है। सावधानी से की गई प्लानिंग और प्रोफेशनल गाइडेंस इन दुखद नतीजों से बचने में मदद कर सकती है। तो हमने अचानक मिली दौलत के मैनेजमेंट के पहले साल की इस पूरी चर्चा को समेटा है। ये साफ है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल कदमों की लिस्ट नहीं है, ये तो भावनाओं को संभालने, एक भरोसेमंद टीम बनाने, साफ लक्ष्य तय करने और कानूनी व फाइनेंशियल ढांचे बनाने का एक मिला जुला सफर है। बिल्कुल, ये डर या बोझ का स्रोत बनने के बजाय धन को एक ऐसे टूल की तरह इस्तेमाल करने के बारे में है जो लंबे समय की सुरक्षा दे, व्यक्तिगत संतुष्टि दे और शायद दुनिया पर भी कुछ पॉजिटिव असर डालने में मदद करे। जैसा कि एक स्रोत बहुत खूबसूरती से कहता है, मकसद सिर्फ पैसे को बचाना नहीं, बल्कि पैसे का इस्तेमाल एक भरपूर और सार्थक जिंदगी जीने के लिए करना है। और शायद सोचने के लिए आखिरी बात यह है, अब जब नींव रखी जा चुकी है तो ये दौलत असल में उस व्यक्ति के लिए, उनके परिवार और उनके समाज के लिए क्या मायने रख सकती है। फाइनेंशियल कैपिटल से आगे बढ़कर वो कौन सी विरासत बनाना चाहते हैं? ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है और इस पर विचार करते रहना जरूरी है, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाली यात्रा है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। What if tomorrow your entire life changed in a flash? One moment you're dreaming, and the next your bank account has more zeros than you've ever seen. Maybe it's a lottery ticket you bought on a whim, or a forgotten family property that's suddenly worth crores. One day you're haggling in the market, the next the world is at your feet. But as the initial celebration fades, a terrifying silence descends. And in that silence, one question echoes: what now? This isn't just about money, it's about the whirlwind that follows. We're going to walk through that critical first year, not just as financial advisors, but as your friend, your guide, who understands the storm of emotions, the family pressures, and the sleepless nights you're facing. This is your guide to navigating the beautiful, terrifying, and thrilling maze of sudden wealth.
The moment it happens, your phone won't stop ringing. Distant relatives, long-lost friends, suddenly everyone has advice, an idea, a once-in-a-lifetime opportunity. But the single most powerful thing you can do right now is absolutely nothing. Take a breath, a deep one. This is your great pause. Don't quit your job, don't buy the mansion, don't make any sudden moves. Your first job is to protect your peace of mind. Park the money in a safe place, tell as few people as possible, and just be. The world can wait. Once the initial shock subsides, it's time to build your fortress. You need a team, your own personal Avengers, a sharp financial planner who sees the big picture, a tax expert who can navigate the maze of numbers, and a lawyer to protect your legacy. These aren't just advisors, they are your shields, protecting you from mistakes and opportunists. With them, you'll figure out your real number, the actual in-your-hand wealth after the government and all past loans have taken their share. This number is the true foundation of your new life. From here, you don't just spend, you plan. You craft a budget that isn't about limits, but about freedom. It's a roadmap that turns your dreams into a reality, ensuring the money serves you and not the other way around. Ultimately, this journey is about transforming a blessing that feels like a burden into a force for good in your life. It's about finding the confidence to become the master of your new reality. That first year is a whirlwind of emotions and decisions. It starts with the great pause, giving you space to breathe. Then you assemble your expert team to build a solid foundation. You'll create a plan that aligns your newfound wealth with your deepest values, turning chaos into clarity and fear into freedom. This is your chance to write a new story. Wasn't that a roller coaster? If this sparked something in you, hit that subscribe button and share it with someone who dreams big. Thank you for joining me on this incredible journey. Remember, true wealth isn't just about securing your own future, but about building a legacy that will make your family proud for generations to come. Stay curious, stay wise, and I'll see you in the next video. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ? ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਿਵੇਂ? ਵੇਖੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਦੌਲਤ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ SWS। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਿਚਾਓ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਪੜਚੋਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਮਤਲਬ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਮ, ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਪੌਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਾਂ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜੋਸ਼। ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਾਈ ਯੀਲਡ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ FDIC ਬੀਮਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ $2.5 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮਾਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕ। ਤਾਂ ਜੇ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਦਮ? ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਲੋੜਾ ਧਿਆਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਬਿਨ ਮੰਗੀ ਸਲਾਹ। हाँ रिश्तेदार दोस्त अनजान लोग भी। ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੀਪੀਏ ਯਾਨੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸਲ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਵੀਂ ਕਾਰ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਾਨੀ ਏਟੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਟੀਮ, ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੁੱਖ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਯਾਨੀ CFPR। CFPR? ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੌਣ? ਦੂਜਾ ਹੈ ਇੱਕ CPA ਯਾਨੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਹਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਦੌਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਟੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਗਈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਾਹਿਰ? ਤੀਜਾ ਹੈ ਇੱਕ estate planning attorney ਯਾਨੀ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਸੀਅਤ, ਟਰਸਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ estate ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਟੀਮ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਰੀ। ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਰੀ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਮਿਲੇ। ਓ, ਪਰ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਸੁਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਿਨਰਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਚੈੱਕ ਜਾਂ SEC IAPD ਵਰਗੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਕਸਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ, ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰਾਇਆਜ ਦਾ। ਟ੍ਰਾਇਆਜ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ। CPS ਕੰਮ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਨੈਟ ਵਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ।
ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18% ਵਿਆਜ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 18% ਦਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸਕ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਰਗੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੰਮ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਵਿਊ। ਬੀਮਾ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਘਰ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓ ਵਾਹ, ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਮਹੀਨੇ 4 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ CFPR ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੀਚੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਰਟ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸਿਫਿਕ, ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ, ਅਚੀਵੇਬਲ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਸ, ਮਾਪਨਯੋਗ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਸਮਾਬੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਜਟ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 50-30-20 ਦਾ। 50-30-20 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ 50% ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦਾਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਚੈਰਿਟੀ। 30% ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ 20% ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬੀਮਾ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਆਦਿ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਟੋਮੇਟ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦ, ਇੱਕ ਗਾਰਡਰੇਲ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹ ਖਰਚ ਬੰਦ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਸਟੇਟ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਫਸੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਵਸੀਅਤ, ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲਿਵਿੰਗ ਟਰਸਟ। RLT ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? RLT ਯਾਨੀ ਰਿਵੋਕੇਬਲ ਲਿਵਿੰਗ ਟਰਸਟ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਕਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। प्रक्रिया निजी, तेज ते सस्ती हो जाती है। समझ गई। ठीक है, तो पहले 6 महीनों में नींव रखी गई, टीम बनाई, वित्तीय स्थिति समझी, टीछे तय हुए, बजट बना ते कानूनी सुरक्षा की शुरुआत हुई। हुण अगे की? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਪੜਾਵ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। अच्छा, निवेश इत्थे सब तो पहला की करना चाहिए? बस पैसे लगाने शुरू कर दइए? नहीं, पहला अपने वित्तीय सलाहकार CFP ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਯਾਨੀ IPS ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। IPS ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਖਮ ਯਾਨੀ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸੈਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬਦਲੋ। ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮੀਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਇੱਕੋ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੀਜਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਚੌਥਾ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਕਾਸਟ ਐਵਰੇਜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਮ ਟਿਪ ਜਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ETFs ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਫੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਹਾਂ, ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਦੂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉન્નਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਟਲ ਟਰਸਟ, ਇਰਰੀਵੋਕੇਬਲ ਟਰਸਟਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਥੋੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ SLAT, ILIT ਜਾਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਟਰਸਟ, ਜੋ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਪਰੋਪਕਾਰ ਯਾਨੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ, ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ DAFs ਯਾਨੀ ਡੋਨਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਫੰਡ। DAFs। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਰਤਣੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਐਨੂਅਲ ਸਮਿਟ। ਹਾਂ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ A ਟੀਮ CFP, CPA ਤੇ estate planning attorney ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ? ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਸਹੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ? ਹਾਂ, ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤੂਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ? ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦੌਲਤ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ A ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਫਿਡਿਊਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਮ ਟਿਪ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗਹਿਰੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਵਾਂਗ ਹੈ, 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਰਾਮ, ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਕਸ਼ਾ, ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬੀਮਾ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਜਨ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਿਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਏ ਮਿਲੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਡੂੰਗੀ, ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡੂੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾमिल ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मेहरबानी। सोचिए आप सोकर उठे और आपके अकाउंट में है 10 करोड़। सपना सच हो गया ना? लेकिन क्या आप उस तूफान के लिए तैयार हैं जो इसके साथ आता है? क्योंकि ये दौलत आपको बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। रातों रात अमीर बनने का सफर जितना सुनहरा दिखता है उतना ही अनोखा और चुनौतियों से भरा होता है। आज हम उस पहले साल की कहानी सुनेंगे जब किस्मत आपके हाथ में एक अनमोल खजाना थमा देती है। ये एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड है जिसके हर मोड़ पर एक नया सबक और एक नया राज छिपा है। सोचिए आपके अकाउंट में इतने जीरो हैं कि आप गिन भी नहीं पा रहे। सबसे पहला कदम, कुछ मत कीजिए। हाँ, आपने सही सुना। इस दौरान खुशी के साथ साथ डर, कंफ्यूजन और अकेलापन भी आपका दरवाजा खटखटा सकता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग बन सकता है। भारी भरकम फैसले लेने से बचे, अपने पैसों को एक सुरक्षित जगह पर रखें और सबसे जरूरी, इस खबर को एक राज रखें। अगले 90 दिनों में आपको अपने लिए एक कवच तैयार करना है, आपकी अपनी ए टीम। एक फाइनेंशियल प्लानर जो आपका सारथी बनेगा, एक टैक्स एक्सपर्ट जो हर उलझन सुलझाएगा और एक वकील जो आपकी दौलत का रक्षक होगा। उनके साथ मिलकर अपने असली नेटवर्थ का पता लगाएं। टैक्स और कर्जों को हटाने के बाद आपके पास असल में कितना पैसा है। अब वक्त है अपने सपनों को एक ब्लूप्रिंट में बदलने का। ये पैसा किस लिए है? क्या आप अपने माँ बाप को उनकी सपनों की तीर्थ यात्रा पर भेजना चाहते हैं? छोटे भाई बहन की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाना चाहते हैं? या अपने शहर में एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? अपने हर लक्ष्य को लिखें, एक बजट बनाएं जो आपको आजादी दे, बंदिश नहीं। और हाँ, जब दोस्त और रिश्तेदार मदद मांगने आए तो ना कहने की हिम्मत रखें। याद रखें, ये आपकी जिंदगी है, आपके फैसले हैं। असली दौलत पैसों में नहीं बल्कि उस सुकून में है जो सही निर्णय लेने से मिलता है। अगर आपको अचानक इतना पैसा मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अनोखे सफर के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अचानक मिली दौलत एक आशीर्वाद है या एक अभिशाप? पहला साल आपको सिखाता है कि इसका जवाब सिर्फ आपके हाथों में है। ये एक मौका है अपनी जिंदगी को नए सिरे से लिखने का, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आपकी हो। सही प्लानिंग और हिम्मत के साथ आप ना सिर्फ इस दौलत को संभाल सकते हैं बल्कि इसे कई गुना बढ़ा भी सकते हैं। तो अगले अनोखे सफर तक अपनी किस्मत को सलाम कीजिए और हर कदम सोच समझ कर उठाइए। क्या पता अगला नंबर आपका हो। You know, suddenly coming into a massive amount of money, whether it's an inheritance, a lottery win, or selling your company, it sounds like the absolute dream, right? But here's the thing almost no one tells you. That dream can turn into a really complex, really overwhelming reality fast. And the statistics, they're just staggering. I mean, some studies show that around 70% of lottery winners end up filing for bankruptcy within just a couple of years. The dream completely flips into a financial nightmare. And why? Because managing wealth is a skill, and it's one that most of us are just never taught. This quote really gets to the heart of it. What looks like the ultimate solution to all of life's problems, it often shows up feeling more like a crisis. It can set off this cascade of emotional and financial challenges that, honestly, most people are just not prepared for. So in this explainer, we're going to lay out a roadmap for you. We'll start by digging into the paradox itself. Then we'll walk through the critical first 90 days, show you how to build a financial fortress, then design your new life, and finally, how to handle the tricky human element. Let's get started. All right, first up, why is this so hard? Well, psychologically, any huge, sudden change, even a good one, is a shock to your system. It can feel less like a gift and more like a heavy burden, and you know what? That's a completely normal way to feel. Yeah, there's actually a name for it, sudden wealth syndrome. And just look at how it's defined. This isn't about greed. It's an emotional whirlwind of anxiety, guilt, and even isolation. And when you're stuck in that state, making smart, logical financial decisions is, well, it's pretty much impossible. Which brings us to the most critical period of all, those first 90 days. And the most important strategy here is totally counterintuitive. It's the art of doing, well, almost nothing. The key here is to realize that hitting the pause button, resisting that huge urge to quit your job, buy a mansion, or make some crazy investment, that isn't weakness. It is an active move. It's self-preservation.
You're giving yourself a vital cooling off period to let all those emotions settle down before you make any life-altering choices. Now, while you're pausing on the big stuff, there are 4 essential protective steps you have to take. First, secure the cash. Put it in safe, insured accounts, and spread it across a few banks to stay within those FDIC limits. Second, privacy. This is your shield. Tell as few people as humanly possible. Third, mentally quarantine the tax money. Just pretend it doesn't exist. It's not yours. And finally, you've got to resist that powerful urge to make any big purchases until a real plan is in place. Okay, so after that initial pause, it's time to build your defense. You have to realize that managing a lot of money is a full-time job, and it's one that requires a team of experts. You cannot and you absolutely should not do this alone. Think of this team as your financial fortress. They're your buffer. They're the ones who provide objective, professional advice when your own judgment is all clouded by emotion, and when you're getting bombarded with requests and hot tips from, everyone. And your core team has 3 members you just can't skip. First is the Certified Financial Planner, or CFP. Think of them as your quarterback. They see the whole field. Then the CPA, your tax guru, who's going to handle the massive tax implications. And finally, the estate planning attorney. They're your legal architect, protecting your assets for years to come. Now, when you're hiring your financial advisor, there is one word that matters more than anything else: fiduciary. Say it with me, fiduciary. A fiduciary is legally required to act in your best interest, period. Others work under a suitability standard, which means they can sell you a product that's just suitable, even if it makes them a higher commission and isn't the best option for you. So you have to ask every single person you interview, point blank, are you a fiduciary and will you put that in writing? All right, once that fortress is built and your team is in place, you can finally shift from playing defense to playing offense. This is the really exciting part, where you go from just protecting your wealth to actively using it to design the life you truly want. But before you start building that new life, you got to understand your past. It all starts with digging into your money story, those unconscious beliefs about wealth you picked up as a kid. Did you grow up thinking money was the root of all evil, or that it was always scarce? These old ideas can seriously sabotage your new reality if you don't face them head on. It's only by figuring out what money really means to you that you can build a plan that reflects your true values. So, with your values clear and your team ready, the whole objective changes. It's no longer about that frantic scramble to get rich. The new goal is to stay rich, and that requires a calm, deliberate, and really strategic plan for both growth and preservation. So how do you actually do that? Well, a fantastic way to think about it is this 50-30-20 purpose-driven budget. And look, this isn't about being restrictive. It's about being conscious. It makes sure you're securing your future and enjoying your present. Let's break it down real quick. A full 50%. Half of your resources is for wealth building and giving. This is the engine for your long-term security. Then 30% is intentionally set aside for your lifestyle. The travel, the hobbies, the fun stuff, all planned and totally guilt-free. And finally, 20% covers the foundations, your core needs, plus all those essential costs of actually managing your wealth. And now we've got to talk about what is often the single most difficult challenge of all, the human element. Because sudden wealth doesn't just change your bank account, it changes all of your relationships, and you need a strategy for that too. Because, the requests will come from family, from friends, from people you haven't heard from in a decade. So how in the world do you handle this pressure cooker of emotion and expectation without completely blowing up the relationships you actually care about? You create a policy, and you do it before the first request even comes in. First, you need to know this in your bones. You have the right to say no without feeling guilty. A simple, polite no is a complete sentence. Second, use your A-team as a buffer. This is a game changer. You just say, I have to run all financial decisions by my advisory team. And just like that, it's not a personal no anymore, it's a professional process. You let your advisor be the bad guy. And finally, if you do decide to give money, be crystal clear. Is this a gift or a loan? And trust me on this, never loan money you aren't 100% prepared to lose forever. At the end of the day, successfully navigating sudden wealth isn't just about managing assets on a spreadsheet. It's about a total shift in your perspective. It's about using this powerful new tool not just to be rich, but to live a rich life, one that's full of purpose and security and real fulfillment. By pausing, by building a team, and by planning with real intention, you can turn this incredibly overwhelming event into a lasting positive force in your life and in the lives of others. So the final question really is, what are you going to build with it? What's your legacy going to be?